मुझे देवता का नुमाइंदा बनाकर भेजा गया है। क्या तुम देवता के नुमाइंदे से किसी किस्म के सवाल करने के मजाज हो? इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो पुजारी बौखला गया। ओ नहीं नहीं, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस ये बताओ कि हम तुम्हारी क्या खिदमत कर सकते हैं? पुजारी ने खौफ भरे लहजे में कहा। ग्रीनफील्ड जंगल में हमारे दुश्मनों का ठिकाना है, वो हमें हलाक कर सकते हैं। हम उस तरफ जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हारे कबीले का कोई आदमी हमारे रास्ते की रुकावट न बने। और बस, इमरान ने कहा। ओ ठीक है, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, पुजारी ने कहा। तुम्हारे आदमियों के पास जदीद असला है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आदमियों से कहो कि वो जंगल में पहल जाए और उन्हें जहां भी कोई मुसल्ला आदमी दिखाई दे उसे खत्म कर दे। इस जंगल में एक फोर्स फैली हुई है जो वाइल्ड फोर्स कहलाती है। उसकी तादाद तुम जिस कदर कम कर सकते हो कर दो, इमरान ने कहा। ओ ठीक है, मैं इसका इंतजाम करता हूँ, पुजारी ने कहा। और एक तरफ खड़े हुए एक कबायली से उसने कहा कि वो जाकर सरदार को बुला लाए। वो कबायली सर हिलाता हुआ झोपड़ी से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके साथ कबीले का सरदार था जिसका नाम अलाटियो था। पुजारी उसे हिदायत देना शुरू हो गया। तुम्हारा काम हो जाएगा मोअज़्ज़िज़ मेहमान। हम जानते हैं कि जंगल में मौजूद बड़ी इमारत की हिफाजत के लिए मुसल्ला अफराद कहाँ कहाँ मौजूद है। हम उन सबको खत्म कर देंगे। सरदार अलाटियो ने कहा। तुम्हारे पास मुसल्ला अफराद की तादाद कितनी है? इमरान ने पूछा। 600 अफराद है और सबके सब जंगजू हैं, सरदार ने जवाब दिया। अगर तुम इस जंगल के बारे में जानते हो तो फिर तुम्हें इस बात का भी इल्म होगा कि जंगल में वाइल्ड फोर्स की कितनी तादाद है, इमरान ने पूछा। हाँ, हम उन सबको देख चुके हैं। वो हमारे रास्ते में नहीं आते और हम उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन इसके बावजूद हमारी उन सब पर गहरी नजर है ताकि वो हमारे कबीले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न कर सके। उनकी तादाद हम जानते हैं, वो 200 अफराद से ज्यादा नहीं है, सरदार अलाटियो ने कहा। फिर तो तुम आसानी से उन सबको खत्म कर सकते हो, इमरान ने मसरत भरे लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल, सरदार अलाटियो ने फाकराना लहजे में कहा। तो जाओ, अपने मुसल्ला साथियों को लेकर जंगल में पहल जाओ और जंगल में जो भी दिखाई दे उसे खत्म कर दो। इस इमारत में मौजूद अफराद को हम खुद संभाल लेंगे, इमरान ने कहा। तो सरदार अलाटियो ने असबात में सर हिलाया और उसके साथ ही इमरान ने सरदार और बड़े पुजारी का शुक्रिया अदा करके वहां से जाने की इजाजत मांगी। और फिर थोड़ी देर बाद वो सब जीप में सवार वापस जा रहे थे। एक मोड़ के पास आकर ऑस्टिन ने जीप रोक दी। आगे 0 पॉइंट है जनाब, ऑस्टिन ने कहा। इस मोड़ से क्लब कितने फासले पर है? इमरान ने पूछा। जनाब, 4 किलोमीटर का फासला रह गया है, ऑस्टिन ने कहा। ठीक है, तुम जीप लेकर वापस जाओ, हम अब पैदल आगे जाएंगे, इमरान ने कहा। और वो सब जीप से नीचे उतर आए। सिया रंग के बड़े बैग भी उन्होंने उठा लिए और फिर ऑस्टिन जीप लेकर वापस चला गया। जॉर्डन, तुम वुडसन के साथ जाओ और चक्कर काटकर उन लोगों की सिचुएशन देख आओ। हार्वे ने मुझे बताया था कि उसका जो आदमी बार्टन ग्रुप में शामिल है उसने रिपोर्ट दी है कि कुछ अफराद इस मोड़ के पास मौजूद हैं जो इस तरफ आने वाले अजनबियों को देखते ही उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन सबको हलाक कर दो। ये 10 अफराद है और दरख्तों में छुपे हुए हैं। इमरान ने ऑस्टिन के सियाफाम साथियों जॉर्डन और वुडसन से मुखातिब होकर कहा। क्या सिर्फ सिचुएशन देखनी है जनाब? जॉर्डन ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मुझे उनका सरगना जिंदा चाहिए, इमरान ने कहा। ठीक है जनाब, आओ वुडसन, असला ले लो, जॉर्डन ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और फिर असला लेकर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते जंगल में गायब हो गए। ऐसा ना हो कि इनकी वजह से बार्टन को हमारी आमद का इल्म हो जाए, जूलिया ने कहा। ये जॉर्डन हमारे साथी जोसेफ की तरह जंगल का आदमी है, इसलिए देखना कि ये क्या करके आता है। आओ हम रास्ते से हटकर झुंड में छुप जाए, वरना यहाँ से गुजरने वाले भी हमारे बारे में वहाँ इत्तला दे सकते हैं, इमरान ने कहा। तो सबने असबात में सर हिला दिए और फिर सब बैग उठाए सड़क से काफी हटकर दरख्तों के एक झुंड में चले गए। अलबत्ता इमरान के कहने पर तनवीर एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया था ताकि जॉर्डन और वुडसन वापस आए तो उन्हें चेक किया जा सके। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद तनवीर की आवाज सुनाई दी। एक सुर्ख रंग की जीप आ रही है दूसरे मोड़ की तरफ से, तनवीर ने कहा। ओके, चेक करते रहो, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। ओ, ये जीप तो जॉर्डन चला रहा है और वुडसन भी साथ है, तनवीर ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही तेजी से नीचे उतरने लगा। जाओ सफदर तनवीर के साथ और उन दोनों को जीप समेत यहाँ ले आओ, इमरान ने कहा। तो सफदर तनवीर के नीचे उतरने पर उसके साथ चल पड़ा और वो दोनों झुंड से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद
जीप उस झुंड में दाखिल हुई और अंदर आकर रुक गई। जॉर्डन और वुडसन के साथ साथ तनवीर और सफदर भी जीप से नीचे उतर आए। उनके सरगना को ले आए हैं जनाब। जॉर्डन ने उगबी सीटों के दरमियान मौजूद एक बेहोश मकामी आदमी को घसीटकर जीप से बाहर निकालते हुए कहा। जीप में 8 मिसाइल गने मौजूद हैं, सफदर ने कहा, और उसके साथ ही उसने और तनवीर ने जीप के उगबे हिस्से में मौजूद 8 मिसाइल गने निकालकर बाहर रख दी। गने खासी जदीद और लॉन्ग रेंज में फायर करने वाली थी। क्या पोजीशन थी वहां जॉर्डन, तफसील बताओ, इमरान ने कहा। जनाब, जॉर्डन और मैंने उनका बाकायदा शिकार खेला है। ये 10 अफराद थे जो मुख्तलिफ दरख्तों पर चढ़े हुए थे। उनमें से 8 के हाथों में ये मिसाइल गने थी, जबकि बाकियों के पास मशीन गने थी। जॉर्डन ने बाकायदा पहले राउंड लगाया और पूरी सूरत हाल को चेक किया। एक साइड पर दरख्तों के एक झुंड में ये जीप मौजूद थी और जीप के साथ एक आदमी खड़ा था। उसके पास ट्रांसमीटर था और वो ट्रांसमीटर पर बातचीत कर रहा था और अपना नाम एंडर्स ले रहा था। जॉर्डन ने उसे पहले बेहोश किया और फिर हमने बाकायदा 10 अफराद का शिकार खेला और उन्हें हलाक कर दिया और मिसाइल गने साथ ले आए हैं। जॉर्डन से पहले वुडसन ने रिपोर्ट देते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ठीक है, इसे उठाकर दरख्त के तने के साथ बांधकर होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो जल्दी उसकी हिदायत पर अमल कर दिया गया। ये क्या मतलब? मैं कहा हूँ, क्या मतलब? कौन हो तुम? एंडर्स ने होश में आते ही इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसके चेहरे पर ऐसी हैरत थी जैसे उसने दुनिया का कोई अजूबा देख लिया हो। तुम्हारा नाम एंडर्स है, इमरान ने कहा। हाँ, मैं एंडर्स हूँ, मगर तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? वो मेरे साथी। क्या मतलब? तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? एंडर्स ने जवाब देते हुए कहा। सुनो एंडर्स, तुम्हारे तमाम साथी हलाक कर दिए गए हैं और उनकी मिसाइल गने यहाँ मौजूद है और हम वो हैं जिन्हें हलाक करने के लिए तुम्हारी खिदमत हायर की गई हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो एंडर्स के चेहरे पर पहली बार खौफ के तासुरात उभर आए। ओ मगर ये सब कैसे हो सकता है? तुम लोग तो वहां पहुंचे ही नहीं और तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि हम वहां मौजूद हैं? आखिर कैसे? एंडर्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें किसने हायर किया था? इमरान ने कहा। मुझे .6 के पाइक ने हायर किया था। वो .6 का बहुत बड़ा आदमी है, एंडर्स ने जवाब दिया। तनवीर, इमरान ने तनवीर की तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा। यस, तनवीर ने कहा। इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो तनवीर सर हिलाता हुआ बड़े जारहाना अंदाज में दर्द के साथ बंधे हुए एंडर्स की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, रुक जाओ, एंडर्स ने चीखते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे दरख्तों का ये झुंड उसके हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा। तनवीर ने जेब से पतली धार वाला खंजर निकाल लिया था और आगे बढ़ते ही उसने खंजर उसकी आंख में मार दिया था। दूसरे लम्हे उसने खंजर बाहर खींचा और फिर उसे एंडर्स के लिबास से साफ करना शुरू कर दिया, जबकि एंडर्स के हलक से मुसलसल चीखें निकल रही थी और वो किसी पेंडुलम की तरह दाएं बाएं सर मार रहा था। रुक जाओ, तुम जालिम हो, तुम सफाक हो, दरिंदे हो, रुक जाओ, फॉर गॉड सेक, एंडर्स ने कराते हुए कहा। अब अगर झूठ बोला तो दूसरी आंख भी निकाल दूंगा, समझे? तुम छोटी मछली हो, हम नहीं चाहते कि तुम्हें हलाक करे, इसलिए जो सच है वो बता दो और अपनी जान बचा लो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ओ मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। एंडर्स वाकई खासा सख्त जान साबित हुआ था। तनवीर, इसकी दूसरी आंख भी निकाल दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। ओके, तनवीर ने कहा और एक बार फिर वो जारहाना अंदाज में एंडर्स की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, इस बार एंडर्स ने हिजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। वही रुक जाओ, अब जैसे ही झूठ बोले मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा और तुमने इसकी दूसरी आंख भी निकाल देनी है, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। ओके, तनवीर ने दरख्त के करीब रुकते हुए कहा जिसके साथ एंडर्स बंधा हुआ था। वो मुझे बार्टन ने बुक किया था, बार्टन ने, एंडर्स ने कहा। क्या बताया था उसने हमारे बारे में तुम्हें? इमरान ने कहा। उसका एक आदमी .6 पर किसी मशीन के जरिए तुम्हारी निगरानी करता रहा है। मैं बार्टन के ऑफिस में ही मौजूद था जब उस आदमी की कॉल आई और उसने फोर्ड जीप के बारे में तमाम तफसीलात भी बताई और तुम्हारे हुलिया लिबास और तुम्हारी तादाद के बारे में भी तमाम तफसील बता दी और ये भी बताया कि तुम वहां से ग्रीनफील्ड जंगल के लिए रवाना हो चुके हो, एंडर्स ने तफसील बताते हुए कहा। इस बार उसका लहजा बता रहा था कि वो सच बोल रहा है।
क्या जंगल में फोन मौजूद है? इमरान ने हैरान होकर पूछा। वायरलेस फोन है, एंडर्स ने जवाब दिया। क्या नंबर है बार्टन का? इमरान ने पूछा तो एंडर्स ने नंबर बता दिया। बार्टन कहाँ है? इमरान ने पूछा। उसने मुझे वुड हाउस में बुलाया था, वहीं उसने मुझसे डील किया था, उसने जवाब दिया। वुड हाउस क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा। 0 पॉइंट से कुछ दूर लकड़ियों की बनी हुई एक बड़ी इमारत है जिसे वो वुड हाउस कहता है, और ये वुड हाउस वाइल्ड फोर्स की सहूलत के लिए बनाया गया है, जहाँ एक क्लब भी है, और इस क्लब में वाइल्ड फोर्स की जरूरियात पूरी की जाती हैं, जैसे शराब और मंशियात के साथ औरतें भी। लेकिन वुड हाउस में सिवाय डार्क हार्ट और वाइल्ड फोर्स के अफराद के किसी को जाने की इजाजत नहीं है। वहाँ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम मौजूद हैं, एंडर्स ने जवाब दिया। क्या सिक्योरिटी के इंतजाम हैं? इमरान ने कहा, और एंडर्स ने उसे वुड हाउस के सिक्योरिटी के इंतजाम के बारे में तफसील बता दी। इसे ऑफ कर दो, इमरान ने तनवीर से कहा, और तनवीर ने बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला। और फिर इससे पहले कि एंडर्स को समझता या एहतजाज करता, उसका सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रस्सी खोल दो और इसकी लाश किसी गड्ढे में फेंक दो, इमरान ने कहा, और फिर झुंड में खड़ी हुई उस जीप की तरफ बढ़ गया जिसमें एंडर्स को बेहोशी के आलम में लाया गया था। चलो पैदल चलने की बजाय इस जीप में चलते हैं। अब हमें पहले उस बार्टन का घेराव करना है, उसके बाद हम इत्मीनान से जंगल में जाएंगे और डार्क हार्ट हेडक्वार्टर की ईंट से ईंट बजा देंगे, इमरान ने कहा, और सबने इस्बात में सर हिला दिए। बार्टन अपने कैबिन में मौजूद था। उसके सामने जदीद साख्त का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर रखा हुआ था। उसे मालूम था कि एंडर्स और उसके आदमियों ने पॉइंट 6 से आने वाली सड़क के दूसरे मोड़ के पास घेराव कर रखा है, और जैसे ही पाकिस्तानी एजेंटों की जीप वहां पहुंचेगी, एक ही मिसाइल से उसके पुरकच्चे उड़ा दिए जाएंगे। इसलिए उसे इस इत्तला का इंतजार था। एंडर्स के पास ट्रांसमीटर था, और बार्टन ने एंडर्स से तय कर रखा था कि उन लोगों के हलाक होते ही वो उसे ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट देगा, और फिर उनकी लाशें उठाकर वो अपने अड्डे पर ले जाएगा। उसने हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर ऐसा किया था ताकि किसी किस्म का शक व शुबा बाकी न रहे। उसके ख्याल के मुताबिक तो पाकिस्तानी एजेंटों को अब से कम 1-1.5 घंटा पहले उस मोड़ तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 1 घंटा कबल जब उसने खुद एंडर्स को कॉल किया तो उसे बताया गया कि अभी तक जीप नहीं पहुंची, और जैसे ही पहुंचेगी उसे उड़ाकर वो खुद रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन अब काफी देर हो गई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, और बार्टन के दिल में अजीब सी बेचैनी ने डेरा डाल लिया था। फिर जब मामला तो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उसने खुद ही ट्रांसमीटर उठाया और उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, बार्टन कॉलिंग, ओवर, बार्टन ने बार बार कॉल देते हुए कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल अटेंड ही ना की जा रही थी। क्या क्या मतलब? मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड की जा रही है? ये एंडर्स कर क्या रहा है? बार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा, और जब मुसलसल कॉल देने के बावजूद किसी ने कॉल अटेंड न की तो बार्टन ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, और फोन का रिसीवर उठाकर उसने यके बाद दिगरे 3 बटन प्रेस कर दिए। यस बॉस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक सख्त सी आवाज सुनाई दी। सार्ज, जीप लेकर फौरन पॉइंट 6 से आने वाली सड़क के दूसरे मोड़ के करीब पहुंचो, बल्कि जीप लेकर मोड़ पर ही चले जाना। वहां एंडर्स और उसके आदमी पॉइंट 6 से आने वाले पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ पैक्टिंग किए हुए हैं, लेकिन वहां से ट्रांसमीटर कॉल अटेंड नहीं की जा रही। तुम वहां पहुंचकर चेकिंग करो और ट्रांसमीटर साथ ले जाओ और मुझे रिपोर्ट दो, लेकिन जल्दी। और सुनो, किसी मामले में किसी किस्म की मुदाखलत की जरूरत नहीं है। जाओ, जल्दी जाओ, बार्टन ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया, और बार्टन ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज सुनाई दी, तो बार्टन ने झपट कर ट्रांसमीटर उठाया और उसे ऑन कर दिया। हेलो हेलो, सार्ज कॉलिंग, ओवर, दूसरी तरफ से सार्ज की आवाज सुनाई दी, तो बार्टन के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। उसका ख्याल था कि एंडर्स की कॉल होगी। ओ सार्ज, तुम, क्या रिपोर्ट है? बार्टन ने कहा। बॉस, यहाँ एंडर्स के 9 अफराद की लाशें जगह जगह पड़ी हुई हैं। उन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया है। अलबत्ता एंडर्स और उसकी जीप यहाँ मौजूद नहीं है। हलाक होने वाले अफराद के पास उनकी मशीन गनें पड़ी हुई हैं, और यूं लगता है कि उन्हें नीचे से फायरिंग करके हलाक किया गया है। ओवर, सार्ज ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओ, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? बार्टन ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। मालूम नहीं बॉस, सार्ज ने जवाब दिया। एंडर्स और उसकी जीप भी वहीं होनी चाहिए, या दूसरी सूरत में एंडर्स की लाश होनी चाहिए। कहाँ है वो? ओवर, बार्टन ने हैरत भरे लहजे में कहा। यहाँ ना एंडर्स है और ना ही उसकी जीप। आप कहें तो मैं उसे इर्द गिर्द तलाश करूं।
हो सकता है कि उसकी लाश कहीं और गिराई गई हो। ओवर, सार्ज ने कहा। ओ नहीं, ठीक है, तुम वापस आ जाओ। ओवर एंड ऑल, बार्टन ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने उसे मेज की तरास में रख दिया और फिर मेज के किनारे पर मौजूद बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में उसे सलाम किया। टॉम को भेजो मेरे पास, फौरन, बार्टन ने कहा और नौजवान सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। बार्टन ने होठ भींच लिए थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा एक बार फिर खुला और एक दरमियाने कद और दरमियानी जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, आने वाले ने सलाम करते हुए कहा। बैठो, बार्टन ने कहा तो आने वाला मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर मुअद्दिबाना अंदाज में बैठ गया। तुम्हें मालूम है कि एंडर्स और उसके ग्रुप को मैंने पाकिस्तानी एजेंटों के खात्मे का टास्क दिया था, बार्टन ने कहा। यस बॉस, टॉम ने जवाब देते हुए कहा। लहजा मुअद्दिबाना था। सार्ज को मैंने पॉइंट 6 चेकिंग के लिए भेजा था। उसने रिपोर्ट दी है कि वहां एंडर्स के 9 अफराद की लाशें पड़ी हुई हैं, जबकि एंडर्स और उसकी जीप गायब है। क्या तुम इसका मतलब समझ सकते हो कि वहां क्या हुआ होगा? बार्टन ने सर लहजे में कहा। यस बॉस, इसका मतलब है कि एंडर्स और उसका ग्रुप उन पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करने की बजाय खुद उनके हाथों हलाक हो चुके हैं, टॉम ने जवाब दिया। हाँ, तुमने ठीक कहा है, और एंडर्स और उसकी जीप की गुमशुदगी का मतलब है कि एंडर्स जिंदा उनके हाथ लग गया है और यकीनन उन्होंने एंडर्स से मेरे बारे में मालूमात हासिल कर ली होंगी और वो मुझ पर रेड करेंगे, बार्टन ने होठ चबाते हुए कहा। ओ यस बॉस, फिर क्या हुक्म है? टॉम ने चौंक कर कहा। ये लोग लाजमन मेरे पीछे यहाँ आएंगे और अब उनका खात्मा होना चाहिए। जैसे ही वो यहाँ आए तुम उन सबका खात्मा कर देना। मैं वुड हाउस जा रहा हूँ। अगर वो वुड हाउस में आए तो मैं उनसे खुद ही निपट लूंगा। वुड हाउस में ऐसे इंतजामात है कि मैं उन्हें आसानी से कवर भी कर लूंगा और उनका खात्मा भी कर दूंगा, बार्टन ने तेज तेज बोलते हुए कहा। आप बेफिक्र रहे बॉस, आपके हुक्म की पूरी पूरी तामील होगी, टॉम ने कहा तो बार्टन ने उसे जाने का इशारा कर दिया और फिर उसके बाहर जाने के बाद वो खुद भी उठा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वुड हाउस इस जंगल के शुमाल मगरिब में लकड़ियों की एक काफी बड़ी इमारत थी। ये डार्क हार्ट का सेक्शन हेडक्वार्टर था जो जंगल के एक मखसूस हिस्से में बनाया गया था, और इस इमारत का इंचार्ज बार्टन का खास आदमी था और उसने यहाँ ऐसे इंतजाम कर रखे थे कि उसकी इजाजत के बगैर कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, और वहाँ उसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए बाकायदा ब्लैक रूम भी बना रखा था। और वुड हाउस में ऐसे साइंसी इंतजामात मौजूद थे कि जबरन अंदर आने वाला खुद ब खुद बेहोश हो सकता था। इसलिए बार्टन ने पाकिस्तानी एजेंटों से निपटने के लिए वुड हाउस का इंतखाब किया था और उसे यकीन था कि वो उनका खात्मा कर लेने में कामयाब हो जाएगा। इमरान साहब, क्या ये जरूरी है कि हम बार्टन से मिलने के लिए वुड हाउस जाएं? हम बराह रास्त ग्रीनफील्ड जंगल के वस्त में मौजूद डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक भी तो पहुंच सकते हैं, सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वहां मौजूद सब लोग सोए पड़े होंगे? वो इंतहाई घना जंगल है और वहां न जाने हमारे इस्तकबाल के लिए किस किस्म के इंतजाम किए गए होंगे, इसलिए हमारा बार्टन से मिलना इंतहाई जरूरी है, इमरान ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा तो सबने अजबात में सर हिला दिए। हमारी तादाद के बारे में भी वहां इत्तला पहुंचा दी गई होगी, जूलिया ने कहा, और ये भी हो सकता है कि रास्ते में कहीं पर अचानक हम पर फायर खोल दिया जाए, क्योंकि अब उन्हें हमारे बारे में मालूम हो चुका है, सफदर ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है सफदर, इसलिए वहां मैं जॉर्डन और वुडसन के साथ जाऊंगा। तुम सब उस वुड हाउस से बाहर ही रहोगे ताकि हम पर वहां कोई कार्रवाई हो तो तुम उसे संभाल सको, इमरान ने कहा। नहीं इमरान साहब, इस तरह मामला ज्यादा बिगड़ सकते हैं, हमें इकट्ठा ही रहना होगा। ये और बात है कि हम देखकर चले ताकि बैक वक्त हमें निशाना न बनाया जा सके, सफदर ने कहा, और फिर सबने उसकी तायद कर दी तो मजबूरन इमरान को भी हाँ करना पड़ी। और फिर इमरान जूलिया, जॉर्डन और वुडसन के साथ रहा जबकि बाकी साथी अलहदा चले गए, लेकिन इसके बावजूद वो सब बड़े चौकन्ना नजर आ रहे थे। लेकिन रास्ते में कहीं भी उन पर किसी किस्म का कोई हमला ना हुआ और वो जंगल में मौजूद दरख्तों के तख्तों से बनी हुई एक बड़ी सी इमारत के सामने पहुंच गए। गेट पर वुड हाउस की प्लेट भी मौजूद थी। गेट बंद था। कैप्टन शकील, तुम्हारे पास बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल मौजूद है, साइड पर जाकर अंदर गैस कैप्सूल फायर कर दो, इमरान ने कहा तो कैप्टन शकील सर हिलाता हुआ साइड की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील वापस आ गया। मैंने 5 कैप्सूल अंदर फायर कर दिए हैं, लेकिन इस इमारत की 4 दीवारी न सिर्फ खासी ऊंची है बल्कि इस पर खारदार तारों का जाल भी मौजूद है जिसमें बिजली की तारें भी नजर आ रही हैं, कैप्टन शकील ने वापस आकर कहा। कटर तो होगा यहाँ,
इमरान ने कहा, हाँ, लेकिन क्या ये जरूरी है कि वहां से गुजरा जाए? हम गेट पर चढ़कर भी अंदर कूद सकते हैं। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, यहाँ यकीनन साइंसी इंतजामात होंगे और गेट हमारी मौत का जरिया बन सकता है। आओ, अब गैस के असरात खत्म हो चुके होंगे। इमरान ने कहा, आप यहीं ठहरे, मैं और कैप्टन शकील जाकर अंदर चेक करके फाटक खोलते हैं। सफदर ने कहा, और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, वो दोनों तेज तेज कदम उठाते साइड रोड की तरफ बढ़ते चले गए। फिर तकरीबन 20-25 मिनट के बाद छोटा फाटक खुला और सफदर बाहर आ गया और उसने हाथ हिलाकर इशारा करके उन्हें आने के लिए कहा। आओ, इमरान ने अपने साथियों से कहा और वो सब तेजी से फाटक की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान साहब, आपका ख्याल दुरुस्त था, यहाँ वाकई खासे साइंसी इंतजामात किए गए हैं, लेकिन मैंने तमाम मशीनें ऑफ कर दी है। सफदर ने कहा, मशीनें कहाँ हैं? इमरान ने चौंक कर कहा, एक कमरे में 4 मशीनें मौजूद हैं जो बाकायदा काम कर रही थी, लेकिन इस इमारत में सिर्फ 10 अफराद हैं, जिनमें से 4 मुसल्लह मुहाफिज थे। अलबत्ता एक आदमी इन मशीनों वाले कमरे में एक कंट्रोलिंग मशीन के सामने मौजूद था और बाकी सब अंदर मौजूद थे। सफदर ने उनके साथ अंदर की तरफ जाते हुए कहा,